मेरे बच्चे की ग्रोथ कैसी है मैं वजन से आइडिया लगा सकता हूँ, लेकिन क्या मेरे बच्चे का डेवलपमेंट ठीक हो रहा है। अक्सर हमारी दादियाँ नानियाँ ऐसा कहती थी कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। लेकिन मेरा बच्चा हंस नहीं रहा है, सब बोलेंगे अरे अभी तो वेट करो, अभी तो वेट करो। नहीं, हमें बच्चे के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। नॉर्मली बच्चा 1 साल पे फर्स्ट बर्थडे पे जैसे कि बच्चा चल रहा है, अगर मेरा बच्चा 15 महीने तक 18 महीने तक नहीं चल रहा है तब भी हम वेट कर सकते हैं अगर बाकी सब कुछ ठीक है। बट 18 महीने पे सब कुछ ठीक है फिर भी बच्चा नहीं चल रहा है तो वो अलार्मिंग है। तो डेवलपमेंट चलने बोलने सुनने सिर्फ इसके बारे में होता है या कुछ और एरियाज होते हैं? नॉर्मली जो डेवलपमेंट हम बोलते हैं उसमें 4 मेजर फैक्टर आते हैं: ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, स्पीच एंड लैंग्वेज एंड फोर्थ वन इज सोशल एंड इमोशनल। सर मेरा बच्चा तो ना ABCD भी सुनाता है, पोयम भी सुनाता है, बट पता नहीं स्कूल में टीचर कहती है कि ठीक नहीं है, जबकि मेरा बच्चा तो सब कुछ समझता है। मैंने ABCD सिखा दी उसको बोल बोल के तो उसको आ गई, बट उसका ब्रेन ने काम नहीं किया। बच्चे मोबाइल पे एज यूजुअल मेरे घर में भी सबके ऐसा- घर में। सबके घर में है। बच्चे खाना नहीं खाते तब तक जब तक यूट्यूब चल ना रहा हो सामने। हम कहते मेरे बच्चे को मोबाइल की हैबिट है, नहीं, आपने लगाई है, आपने ऑप्शन दिया कि बेटा खाना नहीं खा, चल तू इतने टीवी देख, मैं तेरे मुंह में डालती रहती हूँ। तो हमने बच्चे को आदत डाल दी कि जब तक टीवी या यूट्यूब नहीं चलेगा आपको खाना नहीं खाना। दैट बिकम्स देयर रेस्पॉन्स। आज का एपिसोड हर उस पेरेंट के लिए बेहद ज़रूरी है जो कभी ना कभी ये सोचकर परेशान हुआ है कि मेरा बच्चा अभी तक बोल क्यों नहीं रहा। क्या उसका चलना देर से हो रहा है या फिर कहीं कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट, फिलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, कब तक इंतज़ार करना ठीक है और कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। आज इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर गिरीश अरोरा, जो एक पीडियाट्रिशियन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम इन आवर फिलिक्स टॉक। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे एक जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स के लिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का मतलब क्या है। क्या ये कोई एग्ज़ाम है जो बच्चों को पास करना होता है? नहीं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये नॉर्मल स्किल्स हैं जो बच्चे को विद एज आनी चाहिए। लाइक मेरे बच्चे की ग्रोथ कैसी है मैं वजन से आइडिया लगा सकता हूँ। एज ए लेमन नोबडी एनीबडी कैन जज। लेकिन क्या मेरे बच्चे का डेवलपमेंट ठीक हो रहा है। देयर इज टू थिंग्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ, बट डेवलपमेंट इज नॉट ओनली फिजिकल, along with the physical there is certain other things like mental development, social development, speech development. So that comes as a development milestone. So there is certain skills which we should achieve at a particular age, and if my child is not able to achieve that, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन की बात होती है। टेंशन भी नहीं बोलूँगा, अलर्ट होने की बात होती है कि मुझे देखना है कि मेरा बच्चा ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो क्या ये अलार्मिंग है या मैं इसको भी वेट कर सकता हूँ। तो देयर आर सर्टेन एज लिमिट्स एट विच ही शुड अटेन दैट माइलस्टोन। ओके। डॉक्टर साहब, अक्सर हमारी दादियाँ नानियाँ ऐसा कहती थी कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई इस टाइम पे लेगा। तो ये जो आप टाइम रेंज बता रहे हैं, इससे हम क्या समझें, हमें कब तक वेट करना चाहिए? फॉर सभी एक्टिविटीज़ के लिए एक पर्टिकुलर एज नहीं हो सकती। मेरा बच्चा 3 महीने पे हंस रहा है या मेरा बच्चा 6 महीने पे गर्दन संभाल रहा है, वो सब डिपेंड करता है कि मेरे बच्चे की बाकी ग्रोथ कैसी है। लेकिन मेरा बच्चा हंस नहीं रहा है, सब बोलेंगे अरे अभी तो वेट करो, अभी तो वेट करो। नहीं, एक लिमिट एज के बाद हमें उसको कंसर्न होना चाहिए। तो देयर इज सर्टेन लिमिट एज आफ्टर विच हमें बच्चे के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। जैसे नॉर्मली बच्चा मदर को देख के या पेरेंट्स को देख के 2.5 महीने 3 महीने पे स्माइल पास करता है, 6 महीने पे नॉर्मली बच्चा बैठना शुरू करता है, बट दीज आर द एवरेज एज। मेरा बच्चा 6 महीने पे भी बैठ सकता है, 5 भी बैठ सकता है, वो 6 7 8 महीने भी ले सकता है। बट अगर वो 9 महीने तक भी नहीं बैठता है तब मुझे अलर्ट होना है। लाइकवाइज नॉर्मली बच्चा 1 साल पे फर्स्ट बर्थडे पे जैसे कि बच्चा चल रहा है, अगर मेरा बच्चा 15 महीने तक 18 महीने तक नहीं चल रहा है तब भी हम वेट कर सकते हैं अगर बाकी सब कुछ ठीक है। बट 18 महीने पे सब कुछ ठीक है फिर भी बच्चा नहीं चल रहा है तो वो अलार्मिंग है। तो दीज आर कॉल्ड रेड फ्लैग साइन और वार्निंग साइन, जब हमें कंसल्ट करना है
किसी डॉक्टर से कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वी शुड नॉट गेट टेंस्ड, बट हमें अलर्ट ज़रूर रहना है। ये नहीं सोच सकते कि सभी बच्चे हैं, कुछ लेट भी चलते हैं। इवन जो 2 जुड़वा बच्चे हैं वो भी टोटली अलग होते हैं, तो उनमें भी दोनों का ग्रोथ अलग हो सकता है, बट एक एज के बाद हमें वो लाइटली नहीं लेना है। राइट। सो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया अभी, तो डेवलपमेंट चलने, बोलने, सुनने, सिर्फ इसके बारे में होता है या कुछ और एरियाज होते हैं डेवलपमेंट, आई मीन जिनमें हाँ, पेरेंट्स को थोड़ा अलर्टनेस रखनी चाहिए? नॉर्मली जो डेवलपमेंट हम बोलते हैं उसमें 4 मेजर फैक्टर आते हैं। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, स्पीच एंड लैंग्वेज एंड फोर्थ वन इज सोशल एंड इमोशनल। ग्रॉस मोटर में आता है चलना, फिरना, बैठना, भागना, जो नॉर्मली सभी असेस कर लेते हैं। लाइक पर पेरेंट्स को भी पता होता है कि हाँ 6 महीने हो गया बच्चा बैठ जाएगा, 9 महीने हो गया बच्चे को क्रॉलिंग आएगी। लेकिन जो फाइन मोटर है, फाइन मोटर में आता है जैसे हमारा जो छोटी मसल्स जिसमें काम करती हैं, बिस्किट पकड़ना, बॉटल पकड़ना, स्पून से खाना, दीज आर और फाइन मोटर्स। ये कई बार पेरेंट्स ओवरलुक कर देते हैं, उनको नहीं ध्यान रहता कि हाँ ठीक है कर लेगा अभी आगे चल के। देन कम्स द स्पीच एंड लैंग्वेज। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड लैंग्वेज। स्पीच बोलना, मेरा बच्चा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है इससे तो सब कंसर्न, बट क्या मेरा बच्चा समझ भी रहा है, क्या वो कॉम्प्रहेंड कर पा रहा है, जो हम उससे पूछ रहे हैं वो उसका रेलेवेंट आंसर दे रहा है या वो अपनी ही दुनिया में है, तो वो सब हमें देखना है। फोर्थ इज इमोशनल एंड सोशल। मेरा बच्चा इमोशनली बहुत लेवाइल तो नहीं है, हर टाइम रोता तो नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करता है, या बिना मतलब हंसता तो नहीं रहता है, किसी को भी देख के स्माइल तो नहीं पास करता है। दैट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। एंड सोशल इज़ मेरा बच्चा अपनी एज के बच्चों के बीच इंटरेक्ट करता है नहीं करता है, उनके साथ खेलता है नहीं खेलता है, उनसे डर के तो नहीं भाग रहा है, या ओवर फ्रेंडली तो नहीं है। These are the 4 major area in which we see कि whether child is having normal development या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। स्पीच में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि स्पीच तो आ जाती है लेकिन वो मीनिंगफुल स्पीच नहीं होती। मैंने बोला सर मेरा बच्चा तो ना ABCD भी सुनाता है, पोएम भी सुनाता है, बट पता नहीं स्कूल में टीचर कहती है कि ठीक नहीं है, जबकि मेरा बच्चा तो सब कुछ समझता है। तो वो स्पीच तो है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। स्पीच तो मेरी ऐसे पैरट को भी हो जाती है, हम उसको सिखाते हैं वो रिपीट करता है, बट वो सोच के नहीं बोलता, वो तो जो आपने सिखाया उसको, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल रिफ्लेक्स। मैंने ABCD सिखा दी उसको बोल बोल के तो उसको आ गई, बट उसका ब्रेन ने काम नहीं किया, तो वो हमारा स्पीच डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है। तो वी हैव टू सी कि वेदर चाइल्ड इज स्पीकिंग मीनिंगफुली और ही इज स्पीकिंग जस्ट रटा रटाया। तो ये हमें थोड़ा सा, क्योंकि कई बार पेरेंट्स की क्वेरी होती है सर पता नहीं मेरा बच्चा बोलता तो सब कुछ है, देखो मैं अभी आपको बोलती हूँ पोएम सुनाएगा, वो पोएम तो सुना देगा बट उसको उसके पीछे का मीनिंग नहीं पता, या हम उसके अलावा कुछ पूछेंगे तो वो आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती ओके। सो एक टर्म हम अक्सर यूज़ करते हैं, ब्रेन प्लास्टिसिटी। है। सो आसान भाषा में हमें थोड़ा समझाइए कि शुरुआती 3 से 5 साल जो होते हैं ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? रादर शुरुआती 3 से 5 भी नहीं, इवन हम काउंट करते हैं बच्चे के बर्थ के बाद के दिन, हमें कंसेप्शन के बाद के दिन भी काउंट करने हैं, क्योंकि मेरे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट तो वूम में ही शुरू हो जाता है। आफ्टर 4-5 मंथ्स ऑफ एज माई ब्रेन स्टार्ट वर्किंग, न्यूरॉन्स स्टार्ट वर्किंग, एंड ब्रेन प्लास्टिसिटी और क्रिटिकल रिस्पॉन्स जो बोलते हैं, दैट इज़ कि मेरे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन करते हैं सिनेप्सिस के थ्रू। तो इनिशियल 2 to 3 इयर्स में सबसे ज़्यादा सिनेप्सिस या ब्रेन डेवलपमेंट होता है। उसके बाद मेरे जितने भी सिनेप्सिस ही बन गए, अब मेरा बच्चे की लर्निंग एबिलिटी कम हो जाएगी। तो इनिशियल 3 to 5 इयर्स आर क्रूशियल फॉर माई डेवलपमेंट। मेरे ब्रेन को सोचने समझने के लिए शुरू के 3 साल बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए हम ये नहीं छोड़ सकते कि चलो बड़ा होगा तो सीख लेगा। अगर अभी नहीं सीखा है तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। अभी हमारा पास बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि हमारे पास क्ले है, मोल्डिंग क्ले है, हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर लेंगे, लेकिन एक बार मैंने मोल्ड कर दिया और वो सूख गया, उसके बाद मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो द सेम थिंग विद माई ब्रेन, टिल 3 इयर्स दैट इज़ मोल्डेबल, वी कैन चेंज इट इन एनी डायरेक्शन। हम उसको किसी भी चीज़ में सिखा सकते हैं, बट एक बार वो फिक्स हो गया तो नहीं सिखा पाएंगे। तो इसलिए हम जितना ब्रेन को यूज़ करेंगे सिनेप्सिस उतने ज़्यादा बनेंगे, हमारा ब्रेन उतना शार्प होगा। तो इनिशियल 3 to 5 इयर्स रादर कंसेप्शन के बाद से ही टाइम हमारे लिए बहुत क्रूशियल है।
एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन प्लास्टिसिटी, कि उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जितनी भी थेरेपीज़ या जो भी हम बच्चे को बोलते हैं कि हमें ज़रूरत है, वो इनिशियल ईयर्स में ही है। इफ़ वी कम आफ्टर 10 ईयर्स कि सर मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, अब हम बहुत हेल्प नहीं कर पाएँगे। अगर आप यही चीज़ 2 साल पे ऑब्ज़र्व करते कि बच्चा नहीं बोल रहा है, तो हम उसकी हेल्प ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा अलर्ट ज़रूर रहना है, लाइटली नहीं लेना है। इसने बोला कि ठीक हो जाएगा, नहीं। आप खुद सोचो कि इतना बड़ा हो गया, बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इसलिए हमें उसको लाइटली नहीं लेना है। सर जैसे अभी आपने बात की कि ब्रेन डेवलपमेंटल अप टू 5 इयर्स तक का होता है। अगर हम बात करें जो अभी हमारे 7 to 8 इयर्स की एज ग्रुप में बच्चे हैं, कोविड टाइम में वो बहुत आइसोलेटेड रहे और वो वैसे जो उनका एज था बाहर घूमने का, बच्चों के साथ इंजॉय करने का, वो नहीं रहा। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो है सोशली नहीं इंटरेक्ट कर पाए। सो क्या हम उसको भी डेवलपमेंटल डिले में डाल सकते हैं? उसको हम डेवलपमेंटल डिले में डाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका फिजिकल वो डेवलपमेंट तो हुआ, बट सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट कोविड में दोनों चीज़ें हुई हैं। कोविड में क्या हुआ है कि जब लोग घर पे थे, तो अगर अच्छे पेरेंट्स थे या एजुकेटेड थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को बहुत टाइम दिया। उन्होंने बाहर इंटरेक्ट नहीं कराया, बट अंदर ही अंदर, घर के अंदर उनको इंटरेक्ट करके रखा, बात करके रखी। तो उनसे उनके बच्चों को जो थोड़ा बहुत डिले था अभी, वो सेटल हो गया। वहीं पे जिन पेरेंट्स ऐसे थे कि वर्किंग पेरेंट्स थे, अब कोविड में ऑनलाइन तो चल ही रहा था, तो उन्होंने बिल्कुल टाइम देना बंद कर दिया। बाहर बच्चे जा नहीं सकते हैं, घर पे पेरेंट्स मीटिंग्स में हैं, तो वो बच्चे बिल्कुल नेग्लेक्ट हुए, उनका डेवलपमेंट और डिले हो गया। तो कहीं न कहीं कोविड ने हमारे हेल्प भी की है, कि जो पेरेंट्स को टाइम नहीं था, उनके पास टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया बच्चे को। बट वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे हुए जो पेरेंट्स भी टाइम नहीं दे पाए और बाहर भी वो कहीं इंटरेक्ट नहीं कर पाए, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। तो कोविड से प्रॉब्लम तो हुई है। एंड अब कोविड वाले बच्चे, अब जाके जो कोविड में 1 या 2 साल का बच्चा था, अगर वो उस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ, अब वो 8 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, तो कहीं न कहीं उसके बिहेवियर में, उसके सोशल उसमें दिक्कत आती है। बट दैट कैन बी रेक्टिफाइड इफ वी टेक प्रॉपर therapies and we tackle with the love and affair. अब कुछ स्टोरीज़ की बात करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उनका बेटा सर 2 साल का है। वो इशारों से सब समझता है, लेकिन मुंह से शब्द बहुत कम निकालता है। तो क्या ये लेट टॉकर या स्पीच डिले हम कह सकते हैं इसे? डेफिनेटली स्पीच डिले तो है, क्योंकि 2 साल पे नॉर्मली मेरा बच्चा 2 वर्ड सेंटेंसेस बोलता है। वोकेबुलरी उसकी 30-40 वर्ड्स की होती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। बट वी हैव टू जस्ट, एक चीज़ हमें देखना है कि क्या मेरा बच्चा सुन पा रहा है। अगर वो इशारे से बात कर रहा है तो समझ तो रहा है, पर क्या वो सुन भी पा रहा है कि जो उसको बोला जा रहा है या उसके सराउंडिंग में। तो हमें सबसे पहले उसका हियरिंग टेस्ट कराना है। वी हैव टू असेस कि वेदर हिज हियरिंग पावर इज नॉर्मल और नॉट। सपोज हिज हियरिंग इज नॉर्मल, वो बिल्कुल अच्छे से सुनता है, बट वो फिर भी नहीं बोल रहा है, तो उसमें 2 रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इशारे करता है, हम समझ जाते हैं। एंड बीइंग ए मदर, आपको बच्चे का पता है कि उसको क्या चाहिए। उसने ऊँ किया, आपको समझ में आ गया उसको दूध चाहिए। उसने ऊँ किया, आपको समझ में आ गया उसको ये चाहिए, और आपने वो कर दिया। तो बच्चे को लगा बोलने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्यों बोलना है, इशारों से काम हो रहा है। तो फर्स्ट वी हैव टू रूल आउट कि हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है। अगर हियरिंग नहीं है तो हमें उसके इशारे नहीं समझने हैं। पहले हम कोशिश करेंगे इशारे ना समझ के देखें, और उससे, अगर सपोज़ उसको पानी चाहिए, उसने इशारा किया ऊँ, अब आप समझते थे कि उसने ऊँ किया तो आपने पानी दे दिया। अब जब आप उसको समझा रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ करना है, तो आप उसके एक इशारे पे काम नहीं करिए, उसको एटलीस्ट 3-4 अटेम्प्ट्स करने दीजिए। 3-4 अटेम्प्ट के बाद वो इरिटेट हो जाएगा कि मम्मी अब तक तो समझती थी, अब नहीं समझ रही है, अचानक से क्या हो गया? तब उसको स्ट्रेस देके बोलिए, अच्छा पानी चाहिए, से पानी। डोंट मेक हिम टू लर्न फुल सेंटेंस, जस्ट एक वर्ड कि कम से कम पानी तो बोलेगा। तो ये हम घर पे थेरेपी दे सकते हैं। बट अगर मेरा बच्चा फिर भी नहीं अटेम्प्ट करता है, तो मुझे उसको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस होते हैं, डेवलपमेंटल असेसमेंट करने वाले होते हैं, उनके पास असेस कराना है, और देन ही मे रिक्वायर स्पीच थेरेपी एंड मे बी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बट हमें उसको लाइटली नहीं लेंगे, चल बता तो रहा है इशारे से, समझ में तो सब आ ही रहा है ना, हम समझ जाएंगे, बीइंग पेरेंट समझ जाएंगे, घर के मेंबर समझ जाएंगे। बट वो जब 2 साल के बच्चे के पास जाएगा, वो नहीं समझेगा, तो फिर हमारा सोशल इंटरेक्शन खत्म हो गया।
क्योंकि मैं अगर बोलूँगा नहीं तो मेरे से कोई आके बात ही नहीं करेगा, है ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम, अगर हमें लग रहा है कि बच्चा नहीं बोल रहा है, इशारे से समझ रहा है, इशारे से समझाने का मतलब है कि शायद मेरी हियरिंग ठीक है तभी तो मैं समझ पा रहा हूँ और मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। तो या तो डिले है या मैं वॉलंटरी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बिना बोले काम चल रहा है। तो फर्स्ट वी हैव टू नोटिस ऑन दैट कि उसको इशारे समझने बंद करने हैं। एंड हमने देखा है कि कई बार, हाँ, हमने देखा है कि कई बार जब हम इशारे समझने बंद करते हैं तो धीरे-धीरे, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, ग्रेजुअली बच्चा बोलने की भी कोशिश करने लगता है और हमें उसको सिखाना भी है। हमें लगता है अब 4 बार उसको बुलवाने से अच्छा है कि उठा के पानी पकड़ा दो, खत्म करो। तो बीइंग ए पेरेंट हम उसके सबसे बड़े गुरु हैं। हम नहीं सिखाएँगे तो कोई भी नहीं सिखा पाएगा। राइट सर, एक और सिनेरियो लेते हैं। एक 6 महीने का बच्चा है जो बहुत ही फ्लॉपी सा है, मतलब उसे गोद में लेते हैं तो वो अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता है, तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं, फ्लॉपीनेस इज़ नेवर ए नॉर्मल थिंग। 6 महीने का, मेरा बच्चा 1 महीने का है, उसकी हेड होल्डिंग नहीं है, उसमें भी फ्लॉपी नहीं होगा। सिर्फ हेड होल्डिंग नहीं होगी लेकिन हाथ-पैर में ताकत होगी। यू कैन फील द रेजिस्टेंस कि अगर आप उसको खोलना चाह रहे हो, उसने बंद किया तो वो रेजिस्टेंस होगा, तो मतलब फ्लॉपी नहीं है। बट 6 महीने पे भी अगर मेरा बच्चा फ्लॉपी है, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल इन एनी वेज़। उसको हाइपोटोनिया हो सकता है, उसको कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, तो वी हैव टू, हमें सीधे जाके डॉक्टर को दिखाना है। और अगर जनरल पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं और वो भी नहीं मैनेज कर पाते हैं तो हमें बेसिकली उसको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए या लेके जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीना इज़ क्वाइट बिग एज और फ्लोपीनेस बहुत डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। एंड वही अगेन, जितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट देंगे, थेरेपीज़ देंगे, उतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना डिले करेंगे उतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आगे चल के हमें और रेज़िड्यू रह सकता प्रॉब्लम्स हो है। सकती हैं। हाँ। सो डॉक्टर साहब, आजकल ऑटिज्म की बहुत बात होती है। 1.5 साल से 2 साल के बच्चे को अगर हम उसके नाम से बुलाएं और वो वापस आपकी तरफ नहीं देख रहा है, तो क्या पेरेंट्स को टेंशन रखनी चाहिए? इवन 1.5 साल भी थोड़ा-सा बड़ा एज है। ओके। मुझे नॉर्मली बच्चा अपने नाम को 9 महीने से 1 साल में रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देता है। ओके। अगर मेरा बच्चा 1 सवा साल पे अपने नाम को नहीं पहचानता है या वो कुछ भी नहीं सुनता है, तो अगेन पहले तो हमें हियरिंग देखना है कि उसको हियरिंग है भी या नहीं है। हियरिंग नॉर्मल है, लाउड साउंड से वो डरता है तो मतलब हियरिंग है, बट नाम को नहीं पहचानता है, तो ये एक ऑटिज़्म का साइन है। देयर इज़ ए ऑटिज़्म इज़ ए वेरी वाइड डिसीज़। वी से ऑटिज़्म ASD, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें माइनर से लेके मेजर तक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं नाम को नहीं पहचानता हूँ, मैं आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाता हूँ, मैं अपनी एज के बच्चों के बीच में नहीं खेलता हूँ, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। आई एम वेरी मच प्लेफुल, बट आई एम प्लेफुल एट माई ओन। मैं टॉय के साथ बैठ के खेल रहा हूँ, कोई आता है मेरे से बात करता है, मैं ना उससे बात करता हूँ, ना मेरी एज के बच्चे मेरे साथ खेलना चाहते हैं, मैं उनके साथ खेलता हूँ, बट मैं अपने में बहुत मस्त हूँ। तो वो भी एक साइन है ऑटिज़्म का। तो वी शुड इंटरैक्ट विद अदर, हमारा सोशल इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। और अगेन एक्सेप्टेंस, मैनी टाइम्स पेरेंट्स सेज कि नहीं सर वो अभी नहीं सुन रहा है, मैं 10 बार बुलाती हूँ तो 4 बार तो सुन लेता है। 4 बार सुन लेता है लेकिन 6 बार तो नहीं सुनता है। अगर 10 बार में से उसने 8 बार सुना और 2 बार नहीं सुना तो हम सोच सकते हैं कि शायद वो, उसका माइंड कहीं और लगा हुआ है तो इसलिए उसने नहीं सुना। बट अगर 10 में से वो 4 बार सुन रहा है, 6 बार नहीं सुन रहा है, तो वो कंसर्न की बात है, कंसर्न की बात है। अपने नाम को तो हम 1 साल पे, प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा घर का नाम अलग होता है और स्कूल का नाम अलग होता है। अब मैं घर में बच्चे को गुड्डू बुलाता हूँ, लेकिन स्कूल में जाके उसको प्रॉपर नाम से बुलाते हैं, तो उसको पता ही नहीं है कौन है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चों के नाम सेम एक ही रखें या फिर एकदम जो राइमिंग हो। मनप्रीत को मन्नू बुला रहे हो, समझ में आता है। हाँ। अब मैंने देखा नाम मनप्रीत है, घर में चुन्नू घर बुला रहे में हैं। कुछ और अब बुला वो रहा स्कूल है। में मनप्रीत बुला रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। टीचर को लगता है बच्चे को प्रॉब्लम है, उन्होंने भेज दिया पीडियाट्रिशियन के पास, और बच्चे को वो कहते हैं हम तो इस नाम से बुलाते हैं, देन ही रिस्पॉन्ड। तो ये भी बहुत वो है कि हमें नाम कोशिश करें कि एक ही रखें जो बच्चे को पता लगे मैं ये हूँ, नहीं तो वो दोनों ये मेरा ही नाम बुलाया जा रहा है। तो ऐसे डाउट्स के साथ बहुत बार पेरेंट्स आपके पास आते होंगे डॉक्टर साहब क्लिनिक पे। सो कैसे डायग्नोसिस होता है? जस्ट फॉर द क्लिनिकल एग्जामिनेशन या कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं या आप MRI तक जाते हैं? नहीं, देखिए मेनली जो हम अगर ऑटिज्म की बात करें
autism is a diagnosis of clinical basis. We have to just observe. Observation is the big diagnostic tool. अगर हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चा एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहा है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, प्ले एरिया में बहुत शांत बैठा हुआ है या हाइपर है, किसी को नहीं खेलने दे रहा है, सबकी तोड़फोड़ कर रहा है, दैट मीन्स द चाइल्ड इज हैविंग समथिंग different, and that something is maybe autism, maybe attention deficit, or maybe some other reason. Sometimes we see irritability, that is common in iron deficiency, vitamin deficiencies, and some other things. So for that thing we say कि go with the blood test. हम विटामिन डी कराते हैं, आयरन कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, और अगर हमें लगता है कि नहीं बच्चे को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड वी टेक द हिस्ट्री एंड वी फाइंड आउट कि देयर वाज सम डिले इन द क्राइज, देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द इनिशियल पीरियड, and child may be having some problem with the brain. In that case we can go with MRI just to find out what is the reason of abnormal behavior. But autism and many times speech delay or developmental delay, that can be diagnosed only by observation. So observation is the main thing. We have to be very keen to observe the child, and the thing is parents are the best observer, but many times there is denial. They don't accept कि कुछ प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है. मेरे पास कई बच्चे आते हैं जिनको हम फर्स्ट इंस्टेंस में आप अगर बोल दोगे ना बच्चे को प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स को लगेगा नहीं यार ये डॉक्टर तो अपने पैसे बनाने के चक्कर में है, या मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बोल रहा है. तो हम कभी भी फर्स्ट उसमें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम 5 मिनट ही तो देख रहे हैं, बट वंस ही कम फॉर फॉलो अप एंड वी सी कि नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम है, तब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको भी कुछ दिक्कत लगती है. एंड वंस दे से कि हाँ कभी कभी हमें लगता है, अगर वो एक बार बोलते हैं कभी कभी लगता है, देन वी से कि नहीं देयर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम. अगर आपको भी लगता है तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक सम ओपिनियन, और आपको थोड़ा सा बच्चे का देखना पड़ेगा. बट एक्सेप्टेंस आजकल फिर भी अवेयरनेस बढ़ गई है, तो एक्सेप्टेंस है. आज से 5-6 साल पहले, कोविड से पहले तो अवेयरनेस नहीं थी, एंड लोग अगर आपको बोल भी देते थे ना तो उनको लगता था कि यार ये तो बेकार डॉक्टर है, डॉक्टर चेंज कर देते हैं. तो आई हैव सीन 2-3 केसेस जिसमें वो डॉक्टर चेंज करके गए, उन्होंने भी बोला बट वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, एंड व्हेन दे एक्सेप्टेड इट वाज वेरी लेट. 3 साल पे उनको लगा कि हाँ नहीं सच में अब तो कुछ दिक्कत है, जबकि उनको 1.5 साल से बताया जा रहा था. तो फिर उसमें उसने अच्छा रिस्पॉन्स थेरेपी से नहीं मिलता है. तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. और कई बार हमारा क्या होता है ना कि बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, आपको लगता है ठीक है यार आगे चल के ठीक हो जाएंगी, बट वो आगे चल के ठीक नहीं होती हैं. और फिर जब बच्चा एडोलेसेंट एज में पहुंचता है, बुलिंग होती है, देन बच्चे को भी लगता है कि यार मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्यों नहीं ध्यान दिया था. तो इसलिए अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी एसेंशियल. एंड अर्ली इंटरवेंशन भी हमारा बिलो 2 ईयर्स, जितना जैसे ऑटिज्म हम 1 ईयर के बाद डायग्नोज कर सकते हैं. अगर मेरा और डेवलपमेंटल डिले है, मतलब फाइन मोटर ग्रॉस मोटर है, तो वो तो हम 6 मंथ्स 7 मंथ्स 8 मंथ्स पे, मेरा बच्चा बैठा ही नहीं यार 9 महीने तक, वाई टू वेट. एक बार दिखा तो दो कि 9 महीने तक बैठा नहीं है, ये अरे बैठ जाएगा हो जाएगा, जो पुराने टाइम पे थे ना सर वही है ना एक्चुअली, जैसे आप बोल रहे हैं कि 1 साल तक ये चीज़ हो जानी चाहिए, बट एज अ पेरेंट हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा 1 साल का बच्चा ये तो अभी बहुत छोटा है ना. और घर में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें बार बार रोकते हैं, इसे करने दो, जो कर रहा है बच्चा है अभी ऐसे ही करेगा, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो. तो शायद हम भी तब तक 3-4 साल तक वो डायग्नोस नहीं कर पाते. ऐसी हैं जो हम कहते हैं ठीक है बच्चा बर्तन से शोर मचा रहा है, मचाने दो, बट सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो सकती ना, सारी चीज़ें हम लेट इट गो नहीं कर सकते. हमें कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा. 6 महीने पे बच्चा नहीं बैठा चलेगा, 9 महीने पे नहीं बैठेगा टेंशन होगी, थोड़ी सी अलर्ट रहने की. अब 11 महीने हो गए, हम कह रहे हैं बैठ जाएगा अभी तो टाइम है, नहीं अब टाइम नहीं है, अब हम लेट हो चुके हैं, अब हमें पहले ही दिखा देना चाहिए था. So as per you, alertness and acceptance, alertness and then early intervention. हमें is बता भी very चल के हमने important. कहा चलो और वेट कर लेते हैं और टाइम निकाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए. वंस यू एक्सेप्ट कि हाँ, या वंस यू ऑब्जर्व कि कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर हमें इंटरवेंशन करना चाहिए. सो डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले आपने हेयरिंग की बात की थी, तो ऐसा होता है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कुछ ना हो, बस एक सुनाई कम दे रहा है, क्या वो डेवलपमेंटल डिले नहीं है?
डेवलपमेंटल डिले, हियरिंग लॉस इज़ नॉट डेवलपमेंटल डिले। वो तो मेरा बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम था इनर ईयर में या कुछ, वो नहीं हुआ। लेकिन बिकॉज़ ऑफ लॉस ऑफ हियरिंग, अब मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, तो मैं रिस्पॉन्स कैसे दूँगा? मैं स्पीच कैसे डेवलप करूँगा? तो वो फिर मेरा डेवलपमेंटल डिले आ जाएगा। बट दैट विल बी करेक्टेबल डेवलपमेंटल डिले। मैंने उसकी हियरिंग ठीक की, वो ठीक हो गया। तो हमें हियरिंग टेस्ट, इसीलिए बोलता हूँ कि अगर स्पीच नहीं है तो सबसे पहले ये हियरिंग टेस्ट कराना ही कराना है। आधे टाइम पे ऐसा होता कि मेरे बच्चे के कान में वैक्स ही बहुत ज़्यादा था, उसको सुनाई ही नहीं दे रहा था। मैंने वैक्स निकाला, ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग वेल। या बाय बर्थ कुछ इश्यू कोई था, इशू हो। हियरिंग था, सम सिंड्रोम्स आर देयर। हम्म तो अगर वो दिक्कत है तो वो हम उसको करेक्ट करेंगे हियरिंग को, तो हमारा आगे हम्म का डेवलपमेंट ठीक हो जाएगा। तो नेग्लेक्ट तो वो डेफिनेटली नहीं करना है। नहीं करना। सो डॉक्टर साहब, अगर डायग्नोसिस में कंफर्म हो जाए कि डिले है, और लेकिन एक टाइम आ गया हम बहुत ही लेट पे Late हो हमने डिले किया, सो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहेंगे? क्योंकि तब तो बिल्कुल ही ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होंगे। नहीं, पैनिक, देखिए पैनिक तो होना ही नहीं है, क्योंकि जो भी है हमें फेस तो करना पड़ेगा। अगर हम लेट भी हो गए हैं, अब हम वी कैन नॉट गो इनटू पास्ट, हम वापस तो जा ही नहीं सकते कि हम 2 साल पहले चले जाएँ। हमने जब भी एक्सेप्ट किया या हमने जब भी ऑब्ज़र्व किया, एटलीस्ट हम उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और ट्रीटमेंट में इसमें बेसिकली हमारी अगर स्पीच डिले है फिर तो स्पीच थेरेपी होगी, बट नॉर्मली हमारा सिर्फ आइसोलेटेड स्पीच डिले कम रहता है। इट इज़ ऑलवेज़ विद सम अदर डिसऑर्डर्स। आपका ऑटिज़्म हो गया या एएसडी हो गया, एडीएचडी हो गया, तो हमें उसके लिए स्पीच थेरेपी प्लस ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ लेनी होती है। हमारा कई बार सेंसरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हमें उस केस में स्पेशल थेरेपीज़ लेनी पड़ती हैं। तो मेनली इट इज़ ऑल थेरेपीज़, इफ़ देयर इज़ सम डेफिशिएंसी, करेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी एंड लव एंड अफेक्शन। सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स को टाइम देना ही देना पड़ेगा। पेरेंट्स को टाइम देना। पहले के टाइम पे आपने सुना होगा कि दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी। हम्म अब 6 महीने का बच्चा क्या कहानी समझ रहा है? नहीं समझता, लेकिन वो सुनाती थी। देयर वाज़ अ साइंस बिहाइंड दैट कि जब हम कहानी सुनाते हैं, वो हमारे लिप्स की मूवमेंट देखता है, वो हमारे से कनेक्ट करता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाता है। दैट हेल्प्स इन हिज़ फर्दर डेवलपमेंट। आपने जो आज कहानी सुनाई है 6 महीने की एज में, बच्चे को याद नहीं होगी, कभी भी याद नहीं रहेगी। लेकिन उससे उसका अंडरस्टैंडिंग, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, सिनेप्सिस बनेंगे, तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए दादी नानी की कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जो इम्पोर्टेंट आजकल नहीं मिलती बच्चों को। सो डॉक्टर साहब, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में अगर हम बात करें, क्या हम कोई मेडिकेशन जैसे सिरप या ब्रेन टॉनिक्स ऐसा कुछ होता है? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब कोई सिरप ब्रेन नहीं दो। को कोई हाँ, बढ़िया ब्रेन सी शार्प दवाई करने दो का, और ब्रेन इसका को इसका शार्प दिमाग करा नहीं दो, चल रहा है, इसका दिमाग तेज करने का। कोई सिरप बता हाँ, दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ। बेसिकली ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपके ब्रेन की पावर को बढ़ा दे। हाँ, इफ़ यू हैव डेफिशिएंसी तो आप मल्टीविटामिन लेंगे। मैंने बताया विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो मैं लेथार्जीनेस रहती है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी कम होगी, हमने विटामिन डी करेक्ट किया, ठीक हो जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब बड़े फैंसी नाम हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ़ उनका रोल नहीं है। मेरे बच्चे का ब्रेन अगर स्लो चल रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट क्या रीज़न है। और अगर मैं सिर्फ मेडिसिन दे रहा हूँ, सिर्फ सिरप दे रहा हूँ, वो कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। मुझे थेरेपीज़ तो करानी ही करानी पड़ेंगी। मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए उसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो, मतलब थेरेपीज़ तो करानी ही पड़ेंगी। अलॉन्ग विद दैट आई कैन गिव दीज़ सप्लीमेंट, दे माइट हेल्प जस्ट 1 to 2%, नॉट मोर दैन दैट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस का रोल नहीं है, इट इज़ मेनली थेरेपीज़। एंड सबसे बड़ी बात, पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंड। है। राइट। सो डॉक्टर साहब, आजकल हर घर में एक प्रॉब्लम है, मोबाइल बच्चे मोबाइल पे एज यूजुअल, मेरे मेरे घर में भी सबके ऐसा, घर में है। सबके घर में है। बच्चे खाना नहीं खाते तब तक जब तक यूट्यूब चल ना रहा हो सामने, वो मैम कुछ क्यों भी है? चल रहा हो। जी क्यों है ये? सर, हम ही दे रहे हैं, हम ही मैं दे ही रहे हैं। दे रही हूँ। आप प्लीज बच्चे खाना फिनिश करो, मेरे को काम है, काम करना है। मेरे को अपना सबसे काम बड़ी फिनिश करना प्रॉब्लम है। क्या है कि आजकल सबके पास टाइम की कमी है। हाँ। हम कहते हैं मेरे बच्चे को मोबाइल की हैबिट है। नहीं, आपने लगाई है, आपने ऑप्शन दिया कि बेटा खाना नहीं खा रहा, चल तू इतने टीवी देख, मैं तेरे मुंह में डालती रहती हूँ, खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझे ऑफिस का काम करना है। तो हमने बच्चे को आदत डाल दी कि जब तक टीवी या यूट्यूब नहीं चलेगा आपको खाना नहीं खाना है। दैट बिकम्स देयर रेस्पॉन्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स कि यूट्यूब चलेगा तो मुंह खुलेगा। दिस इज समथिंग जो हमने क्रिएट किया, उसमें बच्चे की गलती नहीं थी, बट अब उसको आदत पड़ गई है।
उसका कंडीशनल रिफ्लेक्स ऐसा हो गया कि खाना तभी पेट में जाएगा जब यूट्यूब चलेगा। तो ये स्क्रीन टाइम इज़ वेरी बैड फॉर किड्स। स्क्रीन टाइम वैसे किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, बट एटलीस्ट किड्स का, क्योंकि जब हमारा 2 साल तक ब्रेन डेवलपमेंट में, तब तक हम उसको गंदी चीज़ें नहीं दिखाएँ, ये हैबिट नहीं डालें तो अच्छा है। तो 2 इयर्स, बिलो 2 इयर्स वी से 0 स्क्रीन टाइम। आई नो वन पर्सन, वन चाइल्ड, आफ्टर डिलीवरी हिज मदर फॉल सिक एंड शी यूज्ड टू टेक मेडिसिन जो उससे ड्राउजी रहती थी। तो मदर यूज्ड टू गिव लेस टाइम टू द बेबी, और बच्चा मेनली मोबाइल पे ही। आफ्टर 1 ईयर बेबी वॉज टोटली मोबाइल बेबी। वो मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं करता था। आज वो बच्चा 5-6 साल का है, ना स्पीच है उसकी, ना वो है। इट इज़ टिपिकल डेवलपमेंटल डिले बिकॉज ऑफ इनिशियल एक्सपोजर टू स्क्रीन। तो स्क्रीन इज़ वेरी बैड। हमें मोबाइल, टीवी ये सब बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो सिर्फ मोबाइल से ही होते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट करके, मेरा एक नॉन टू हैं, व्हेन देयर सन वाज जस्ट 6 मंथ्स दे केम टू इंडिया, दे आर फ्रॉम अब्रॉड। तो ही सेड कि मुझे ना फीडिंग चेयर चाहिए बच्चे के लिए। मुझे लगा 15 दिन के लिए आ रहा है, क्यों फीडिंग चेयर चाहिए इसको? 15 दिन के लिए बेड पे बैठ के खिला, जैसे हम इंडियंस करते ही हैं अपने घर पे। ही सेड कि नहीं मुझे तो चाहिए। हमने फीडिंग चेयर, बट जब उसकी फीडिंग चेयर आई, जब वो इंडिया आए, तो हमने देखा कि एज सुन एज दे पुट हिम ऑन द फीडिंग चेयर, बच्चा मुंह खोल के बैठ जाता है, खिलाओ, नाउ इट इज़ अ फीडिंग टाइम। तो मुझे लगा कि नहीं, ये हम सिखा सकते हैं बच्चे को। हमने सिखाया मोबाइल देख के मुंह खोलना, उन्होंने सिखाया फीडिंग चेयर पे बैठो तब मुंह खुल जाएगा। एंड उनका खाने का टाइम फिक्स था कि जब भी खिलाना है फीडिंग चेयर पे बैठा के खिलाना है। ये नहीं कि कभी सोफे पे, कभी बेड पे, कभी टीवी देखते हुए, नेवर। एंड दैट चाइल्ड 2-3 इयर्स पे उसकी हैबिट थी कि टेबल पे बैठ के ही खाएगा और सब कुछ खाएगा। तो कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम कहते हैं बच्चा बिगड़ गया, नहीं, हमने गड़बड़ की, हमने उसको हमने बिगाड़ा। गड़बड़ किया, तो राइट सर। इनिशियल 2-3 इयर्स में तो हमने बिगाड़ा ना, उसके बाद तो फिर वो बिगड़ ही गया। उसके बाद तो आदत लग गई, वो आदत ही तो लग किसी गई। को भी लग जाती है तो सर। इसलिए स्क्रीन टाइम तो बहुत बहुत नुकसान है बच्चे के लिए। सो सर, आज आपसे ही जानेंगे क्या करें हम सब टाइम, पेरेंट्स। सबसे बड़ी दिक्कत मैम क्या है, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते नहीं हैं बिकॉज ऑफ कि वो गांव में है, वो दूसरी सिटीज़ में हैं, हम यहाँ पे अकेले हैं। अब हमारे पास वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास टाइम नहीं है। और हम टाइम कैसे देते हैं? सर मैं तो बच्चे को बहुत टाइम देती हूँ, 5 दिन तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन सर सैटरडे संडे तो मैं पूरा दिन बच्चे के साथ रहती हूँ। अच्छा क्या करते हैं आप बच्चे के साथ? सर मैं सुबह उठ के उसको नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, टीवी देखते हैं हम बैठ के, फिर हम मॉल चले जाते हैं। वहाँ हम बैठ के 2 घंटे के लिए बच्चे को प्ले एरिया में देते हैं। हम पूरा दिन पूरा पैसा उस पे लगाते हैं। आपने टाइम तो फिर भी नहीं दिया। बच्चा तो फिर भी अकेला प्ले इसके एरिया में खेल रहा है। बच्चा घर में टीवी के सामने बैठ के खेल रहा है। आपने क्या किया? तो हमें टाइम तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बिजी हैं, उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। आपको अपने बिजी शेड्यूल में से उसके लिए टाइम निकालना है। चाहे आप अपना जॉब का ऐसे करो कि हम पार्ट टाइम जॉब करें, एटलीस्ट इनिशियल 2 इयर्स में। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है, दे आर लाइक, आई अंडरस्टैंड कि जब वो थक के आएंगे तो वो बैठ के बच्चे के साथ नहीं खेल सकते, बट हमें बच्चे के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। हमें उसके साथ बातें करना बहुत ज़रूरी है। उसका टीवी में देख के, जब हम टीवी या मोबाइल देख रहे हैं तो इट इज जस्ट वो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, हम तो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। जब हम बात कर रहे होते हैं बच्चे से, तो हम उससे कुछ पूछेंगे तो वो हमारे से इंटरेक्ट करेगा। तो हमें बच्चे को, आजकल क्या है सर, मैंने तो ना इसको सारी राइम्स आती हैं। कैसे आती हैं? मैं सुबह सुबह यूट्यूब पे लगा देती हूँ, अलेक्सा भी बोलता है हमारे घर में, तो वो सुनता तो सब कुछ है, वो बोल भी देता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंड नहीं करता, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता। तो हमें अपने मुंह से सिखानी है उसको। जब हम बोलेंगे वो हमारे लिप के मूवमेंट को देखेगा, तब इंटरेक्शन आएगा। तो टाइम तो देना पड़ेगा। सो डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो पेरेंट्स घर पे कर सकते हैं ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट को बहुत बूस्ट सारी करने? एक्टिविटीज़ हैं। जैसे? बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स लिए, जो रिंग्स आते, दीज आर ऑल आपके लर्निंग टॉयज हैं। देन सबसे इजी, मेरे बच्चे का अटेंशन स्पैन कम है, वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करता है, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर जाके बड़े फैंसी से टॉयज़ लाएं। हम घर में 2 चीज़ लेंगे, जैसे राजमा और चना, जो हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साइज़ थोड़ा सा और देख लो कि ब्रॉड वाला। मम्मी बैठ गई बच्चे के साथ, चल बेटा गेम खेलते हैं, कौन ज़्यादा करेगा। अब वो जब गेम खेलेगा ना, जब आपके साथ कंपटीशन में होगा, तब वो करेगा, उससे उसका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। तो हमने कुछ भी खर्च नहीं किया,
हमने कुछ बाहर से थेरेपीज़ नहीं ली, लेकिन हमने बच्चे को एक एक्टिविटी करा दी जिससे उसका ब्रेन बूस्ट अप हो गया। ऐसे ही हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स लिए, हमने उसको सिखाया, उसके साथ बैठ के किया। लेकिन सब चीज़ों में हमें बैठना पड़ेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा। हम बच्चे को अकेले छोड़ देंगे ना, तो उसने 2 मिनट में बिल्डिंग ब्लॉक इधर फेंके और वो फिर अपना टीवी में बैठ गया या कहीं और बिज़ी हो गया। हमें उसके साथ बैठ के इंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो इंटरैक्शन इज़ वेरी मच नीडेड, जो हम आजकल कम करते हैं। दादी-नानी होती नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो आपने पुरानी उसमें सुना होगा ना, हमारी हिंदी माइथोलॉजी में है कि जब वो चक्रव्यूह हुआ था तो अभिमन्यु ने कहा मुझे पता है कैसे तोड़ना है। कैसे पता था उसको? क्योंकि व्हेन ही वाज़ इन द वूम्ब देन तो हम सुनते हैं। जब बच्चा हमारे पेट में होता है तब भी वो उसका ब्रेन एक्टिव हो रहा होता है, वो भी ब्रेन बूस्ट अप हो रहा होता है। देन अगेन वी से कि जब हम प्रेग्नेंट हैं तो हमारे घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए कि दैट अफेक्ट्स माय चाइल्ड। तो कहीं न कहीं हिंदू माइथोलॉजी में वो क्या था, लेकिन जो भी है वो रीज़न यही है कि हमारा बच्चा सब कुछ अंडरस्टैंड करता है व्हेन ही इज़ इवन इनसाइड, और बाहर आने के बाद तो ऑब्वियसली वो करेगा ही करेगा। तो हमारे घर पे अगर उसको अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँगी तो अच्छी चीज़ें सीखेगा। अरे वो तो बहुत छोटा, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम आपस में दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, आपने उसको फ़ोकस भी नहीं किया, बट उसने सुन लिया और उसको दिमाग में आ गया कि नहीं ऐसी चीज़ें होती हैं। सारी नेगेटिव उसने अब्ज़ॉर्ब कर ली। पॉज़िटिव हम जल्दी अब्ज़ॉर्ब नहीं करते, नेगेटिव बहुत जल्दी करते हैं। हम गंदी चीज़ें जल्दी सीखते हैं, अच्छी चीज़ों में तो टाइम लगता है। तो हमें एटमॉस्फेयर देना है और इंटरैक्शन करना ही करना है। डॉक्टर साहब, एक बार लास्ट में हमारे जो पेरेंट्स जो बहुत परेशान हैं, जिनके बच्चे डेवलपमेंटल डिले में हैं, बहुत बार क्या होता है हम भी ऑफिस से आते हैं बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं उन बच्चों पर भी। तो ऐसे में आपका क्या मैसेज होगा उन पेरेंट्स के लिए जिनके साथ ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हो रही हैं? हम देखिए होता क्या है कि समझते तो पेरेंट्स भी हैं कि उनके बच्चे के साथ अगर प्रॉब्लम है एंड ही इज़ नॉट बिहेविंग नॉर्मली, तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट बिकॉज ऑफ देयर वर्क प्रेशर दे गेट एग्जॉस्टेड एंड दे गेट अनॉयड। मैसेज यही है कि यार आपका बच्चे को आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नाराज़ हो रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो, आप थके हो, वो तो उससे ज़्यादा थका हुआ है क्योंकि उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ना बाहर वो इंटरैक्ट कर पा रहा है किसी से, घर में आप गुस्से से बात कर रहे हो, तो वो तो और डिमोटिवेट होगा और नीचे जाएगा। तो सिर्फ़ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा अगर बच्चा घर में है, तो उसके साथ बहुत प्यार से वो करें। उसको जितना आप प्यार देंगे, वो उतनी जल्दी इम्प्रूव करेगा, और जितना आप उसको डिसरिगार्ड करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, वो उतना गड़बड़ हो जाएगा। आपकी वर्क प्रेशर डेफ़िनेटली एक है, लेकिन आप जब ऑफ़िस से घर आएँ, तो अपनी ऑफ़िस की टेंशन ऑफ़िस में छोड़ के आएँ। एटलीस्ट बच्चे के सामने वो टेंशन नहीं आनी चाहिए। आप अगर बहुत डिस्टर्ब हैं, तो आप बच्चे के सामने ही नहीं जाएँ, मदर को हैंडल करने दें। लेकिन अगर आप बच्चे के सामने हैं, तो आपको बच्चे के लिए सोचना है, उस टाइम पे आप अपने गुस्से को नहीं लेना। एंगर मैनेजमेंट तो बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चे सीखते बड़ों से ही हैं। एंगर क्यों आता है? क्योंकि हमारे घर में एटमॉस्फेयर एंगर का था, तभी ऐसा हुआ। घर में हुआ या बाहर कहीं पे हमने ऐसा देखा, तो थोड़ा-सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। आई नो इट्स वेरी ईज़ी टू से बीइंग अ डॉक्टर, अरे नहीं करो। जब करना पड़ता है तब समझ में आता है कि इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। राइट, बट करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, थैंक यू क्योंकि सो मच। हम पेरेंट्स सबसे अच्छे डॉक्टर हैं अपने बच्चे के लिए। वी कैन अंडरस्टैंड देम बेटर, जी, लेकिन हम ही नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता। जी। केयर टेकर नहीं कर सकता। नहीं, हम कहते हैं केयरटेकर हमने सब नहीं। मेड लाके रख दी है, 24 घंटे वो ध्यान रखती है, नहीं कर सकती, वो नहीं नहीं कर कर सकती। Right. Thank you so much, sir. वेलकम Thanks a lot for your valuable time, for your valuable thoughts. वेलकम। So, पेरेंट बनना आसान नहीं होता, लेकिन सही जानकारी इस सफ़र को थोड़ा आसान ज़रूर बना देती है। आज मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मुलाकात होगी, फिर किसी अगली चर्चा के साथ। धन्यवाद।